गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में, है ना। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नया पॉइंट, नया लेक्चर 3 में क्या, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। वो क्या है आपका, वो है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए समझते हैं सबसे पहले इसमें कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस है ना, इन सबको इकट्ठे एक ही नाम से क्या बोल दिया जाता है, जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या फिर शॉर्ट में मैंने बोल दिया गैप, या फिर शॉर्ट में क्या बोल दिया, गैप। गैप होते क्या है, ये आपके वो बेसिक्स रूल्स हैं जो हमें अकाउंटिंग करने के पैरामीटर्स और कांस्टेंट्स बताते हैं। यानी जो गैप है वो हमें हमारी जो अकाउंटिंग है उसको परफॉर्म करने का जो दायरा है वो बताते हैं कि किस तरह से आपको अकाउंटिंग करनी है और किस लिमिट से आपको अकाउंटिंग करनी है। तो इसलिए बोला गैप आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कांस्टेंट्स विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। These rules and principles are the theory base of accounting। और जो गैप के बेसिक रूल्स है जिसके दायरे में रहकर हमें अकाउंटिंग करनी है, उन्हीं रूल्स को क्या बोल दिया जाता है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग बोल दिया जाता है। और उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर, हम हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। चलिए एक बार वापस देखते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला गैप क्या होता है, जो भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे हैं वो क्या होते हैं, आपके गैप होते हैं, जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब गैप क्या है, ये कुछ बेसिक रूल है जो हमें अकाउंटिंग के बारे में बताते हैं कि आपको किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। रूल्स है हमारे, है ना, और साथ में ये भी बताते हैं कि किस दायरे में रह के हमें अकाउंटिंग करनी है। और उन्हीं रूल्स को क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और क्या होता है सर ये, इन अदर वर्ड्स, और इसको क्या बोल सकते हैं, दे आर द गाइडलाइंस। और हम ये बोल सकते हैं कि ये वो गाइडलाइंस है ना, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। जी सर, अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें बोल दिया गैप इंक्लूड्स द फॉलोइंग टर्म, क्या क्या, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये दो तो हो गए आपके इंटरनेशनल, ये दो तो हो गए आपके इंटरनेशनल। कौन कौन सा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है सर। सर ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियस, जिसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हो गए हमारे इंडिया के, ये हो गए हमारे इंडियन यानी इंडिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, एक होते हैं, अब गैप से हम क्या देखते हैं, गैप क्या होते हैं, हमारे बेसिक रूल्स होते हैं। तो एक हो गए आपके नेशनल और एक हो गए आपके इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में अभी ही हमने देखा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अब क्या बन गए हैं आपके, इसका न्यू वर्जन क्या है आपका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो सर क्या जो पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो ही अब आईएफआरएस बन गए हैं क्या, यस, वो ही आपके आईएफआरएस बन गए हैं। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। सर हमारे पहले हमने पढ़े थे ना, जब हमने क्या पढ़े थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। आजकल इंडियस सुनते हैं, तो पहले आपके क्या होते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे। अब उन्हीं का न्यू वर्जन है, वो कौन सा हो गया आपका, इंड एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे जो अब आईएफआरएस बन चुके हैं, और जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इंडिया के हुआ करते थे वो क्या हो गए आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं इंड एएस। जी सर, इतना हमें समझ में आ गया। एक बात और ध्यान रखना कि इन सबको इशू करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी पहले, है ना, वो क्या थी, वो थी आपकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, है ना। वो कब थी, 1973 और 2000 में थी, लेकिन 2001 में इसको रिप्लेस कर दिया किसने, IASB, जो है आपकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी। पहले कमेटी हुआ करती थी, अब क्या होगी, वो आपकी बॉडी होगी। कब हुआ ऐसा, 2001 में। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन हमारा आ गया क्या, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका नेचर, ये सारी चीजें हमारी आ गई। तो देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर
सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस है, यानी ये जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, जिसको फॉलो करके आप क्या करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो और प्रेजेंट करते हो। एएस क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस है, जिसको फॉलो करके आप क्या करते हो? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो और प्रेजेंट करते हो। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। ये सारी वही बातें हैं जो बता दी। ये वही बोलेगा क्या? ये वो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जिनमें हमें मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, इन सब का क्या करना होता है? ध्यान रखना होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके नेचर में क्या क्या है। फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द नेचर ऑफ एएस। क्या? फर्स्ट, एएस आर गाइडलाइंस। एएस क्या है? तो हमने ऊपर भी देख लिया था, वापस से देख लेते हैं। एएस गाइडलाइंस है ना, जिनको फॉलो करके हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। यहां पर इसने क्या बोल दिया? एएस आपकी गाइडलाइंस है जो आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएंगे और उससे आप क्या करेंगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एएस की गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाए गए हैं, वो कैसे होंगे? मार्केट में वो क्रेडिबल होंगे, वो भरोसे लायक होंगे, उन पे अंधा भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उसने एएस की गाइडलाइंस को फॉलो किया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने चाहिए? एएस की गाइडलाइंस को फॉलो करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एएस को अप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग एएस इज, फर्स्ट है आपका टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। एक तो यूनिफॉर्मिटी और क्या है? टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी, है ना। पहले देखते हैं यूनिफॉर्मिटी। चलो देखते हैं। मान लीजिए एक रूम में 3 जनों को छोड़ दिया, एक तेलुगु बोल रहे हैं, एक कन्नड़ बोल रहे हैं और एक हिंदी बोल रहे हैं, है ना, और वो आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में बस देख ही रहे हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ रही है बात समझ में? वो एक दूसरे को कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरह से ट्रांसफर नहीं हो रही। वो इंफॉर्मेशन है वो सही तरह से ट्रांसफर नहीं हो रही। ठीक उसी तरह से अगर हम सब अपने अपने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने लग गए तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी को समझ में नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक जैसा सबका होना चाहिए, एक जैसा सबका होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि सबकी एक जैसी बने, यहां पर भी क्या लाया गया? एएस लाया गया। अब सभी जने अगर एएस की गाइडलाइंस को, रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, उन सबको फॉलो करके क्या करेंगे? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, और जब यूनिफॉर्मिटी आएगी तो आप उनको कंपेयर भी एक दूसरे से कर सकते हैं। जब सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसे मेथड से, प्रिंसिपल से, है ना, इन रूल्स से, इन सबको ऑप्ट करके अगर बनाया गया तो आप सबको आपस में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो एक और इसका क्या हो गया? कंपेरेबिलिटी हो गया। और क्योंकि आप एएस को क्या कर रहे हैं? गाइडलाइंस को, रूल्स को, इन सबको यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो पारदर्शिता तो बनी रहेगी। और क्योंकि एक बार आपने एएस की गाइडलाइंस को फॉलो करके बना लिया, ये अप्लाई हो गया, तो ये कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। अब हर बार आपको उसी तरह से बनाना है। क्लियर है? तो सर हमें समझ में आ गया। एक तो क्या कि जो यूनिफॉर्मिटी है उसके लिए, और दूसरा क्या? ताकि ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और जो कंपेरेबिलिटी है वो क्या रहे? बनी रहे। इसलिए हम जो एएस है उसको अप्लाई करते हैं। जी सर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एएस आर मैंडेटरी इन नेचर। भाई ये नहीं है कि कभी आपने एएस अप्लाई कर लिया अब अगली बार मैं तो नहीं करूंगा। खुद जो आपकी लॉ है उस तक ने क्या बोल रखा है? जो एएस है वो मैंडेटरी है। खुद आपकी जो सेक्शन 128 और 129 है आपके, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, किसके? कंपनीज एक्ट के आपके जो सेक्शन 128, 129 है उन तक ने बोल रहा है क्या? कि आपको इस तरीके से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और उसमें अगर एएस अप्लाई होते हैं तो आपको एएस अप्लाई करना है। वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी है। ठीक है सर, ये भी हमारा क्लियर हो गया कि जो एएस है वो मैंडेटरी है, वॉलंटरी नहीं। नेक्स्ट, एएस हैव आल्सो बीन मेड फ्लेक्सिबल। हाँ, एक बात ध्यान में है क्या कि एएस जब बनाए जाते हैं ना तब एक बात ध्यान में रखी जाती है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है। कैसे फ्लेक्सिबल है? कुछ चीजें ऐसी होगी, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होंगी कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तब आप ही पे छोड़ दिया जाएगा। कैसे सर? तो जैसे इसने बोला एन एंटरप्राइजेस में चेंज डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 6। जो आप AS 6 जो आपका AS 6 है उसमें वो किसका है? आपका डेप्रिसिएशन का। उसमें क्या बोल दिए? 2 मेथड्स हैं, SLM और WDV।
आप ही पे छोड़ दिया, आप जो मेथड ऑप्ट करना चाहो वो मेथड आप ऑप्ट कर सकते हो SLM और WDV में से। लेकिन जो मेथड आपने एक बार ऑप्ट कर लिया, कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा क्या होता है कि आप जो मेथड्स हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। किस किस के लिए? अगर लॉ ने बोल दिया है ना, एएस ने बोल दिया, या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, है ना, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो चौथा पॉइंट भी हमें सर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पे, जो क्या बोलते हैं, एएसआर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री। एक और चीज, जब एएस है हमने क्या देखा, वो थोड़े फ्लेक्सिबल बनाए जाते हैं, ठीक है सर। अब जो एएस है वो बनाते हैं जब कुछ और बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। क्या? आपको अपनी कंट्री का जो लॉ है, कानून है, उसको ध्यान में रखते हुए, और आपकी कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो दो बातें जब भी एएस आप इंप्लीमेंट करते हो तो ध्यान में रखी जाती है। क्या? एक तो आपकी कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, और एक है आपकी कंट्री का लॉ कैसा है। उनके अकॉर्डिंग ही जो आपका एएस है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है सर। It is therefore naturally means that the guidelines change with change in business environment and law। लेकिन इससे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट और लॉ में चेंजेस आएंगे तो एएस, क्योंकि उनको ध्यान में रखते हुए उस समय बनाए गए थे, अब ये अगर चेंज होंगे तो एएस में भी हमें कुछ कुछ चेंजेस करने को मिलेंगे, है ना। तो एएस में भी कुछ कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो हम देखते हैं आए दिन बहुत बार क्या होता है, नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा चेंज आपको करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ता है। It is because of that ES are being revised from time to time। और उसी की वजह से क्या होता है, जो ES है वो टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है, और रिवीजन का नोटिफिकेशन भी आता रहता है। It may be noted that whenever a conflict arises between law and AS। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, क्या? अगर कभी भी लॉ के बीच में और AS के बीच में कंफ्लिक्ट अराइज हो जाए, लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स एएस। तो जो लॉ होगी वो आपकी हमेशा ऊपर रहेगी, वही कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। लॉ विल प्रिवेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है सर, ये बात भी हमें ध्यान में रहेगी। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपकी एएस की लिमिटेशन। क्या बोल रहे हैं, एएस आर मैन मेड हेंस इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। भी ये है एएस, क्या है, एएस मैन मेड है ना, हमारे द्वारा ही तो बनाए गए हैं। तो क्या 100% एक्यूरेसी होगी? क्या नहीं, 100% एक्यूरेसी तो हो ही नहीं सकती, थोड़ी बहुत कमी कहीं ना कहीं रहेगी ही रहेगी। इसलिए बोला क्या, जो एएस है वो मैन मेड है ना, ये हमेशा जो वेरिफिकेशन टेस्ट है वो हमेशा पास नहीं करती। सेकंड वही पॉइंट है जो अभी हमने किया, क्या, जो एएस है, क्योंकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट और कंट्री के लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, इसलिए हेंस दे चेंज ऑफर टू मीट द चेंजेस। तो उनमें कभी भी चेंजेस होंगे तो हमें एएस को भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर, हमें यहां तक क्लियर है, हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, क्या, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो सर आपने बताया था ना कि आईएएस तो पहले होते थे, उसके बाद क्या आ गया, आईएफआरएस आ गया, उसके बाद क्या आ गए, आईएफआरएस आ गए। तो चलो पढ़ते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये तो हमने अभी बोल दिया, क्या ये ओल्डर है, और इसका न्यू वर्जन कौन सा है आपका, आईएफआरएस है। तो ये कौन से हो गए आपके, ओल्डर। तो इसने ये बोल दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द आईएएसबी। इसको किसने इशू किया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। अब सर ये कौन है, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये एक बॉडी है जो लंदन में सेटअप है ना, और इसी ने क्या किया था, आईएएस को रिप्लेस कर दिया था आईएफआरएस से। इसी ने क्या किया था, आईएफआरएस से रिप्लेस इसको कर दिया था। अब पर्पस क्या है, देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें बढ़ रही है ना, और जो मार्केट है वो आपस में क्या होते जा रहे हैं, कनेक्टेड होते जा रहे हैं। तो इसने क्या बोला, जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में, है ना, वो आपस में क्या होते जा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं। तो अब एक ऐसी जरूरत आ गई थी कि सब जगह जो अकाउंटिंग हो वो कैसी हो, सेम हो। Can use global financial reporting framework that ensure effective regulation of financial market, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, उसका इफेक्टिवली क्या रेगुलेशन क्या हो सके। चलिए देखते हैं। अब इसने बताया कि 2019 के अकॉर्डिंग जो लिस्ट थी उसमें 29 आईएएस थे और 16 आईएफआरएस थे। अब एट प्रेजेंट की जो लिस्ट होगी वो हम अभी देखेंगे।
चलिए अब देखते हैं, अब हमारी हेडिंग क्या आ गई, IFRS। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, लेकिन वो तो ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन कौन सा है, वो है आपका IFRS। तो चलो देखते हैं। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस आर कैरिंग आउट बिजनेस वर्ल्डवाइड। अब क्या हो गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है ना जब से हुआ है और जब से जो टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव हुई है, तो हमारा अब जो बाउंड्रीज है वो सीमित तो नहीं रहेगी है ना। अब आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी भी तरह से बिजनेस कर सकते हो। तो अब क्योंकि पूरी दुनिया में ही जब बिजनेस करना है, तो हमारी अकाउंटिंग कैसी हो कि पूरी दुनिया होगी क्या आए, समझ में आए। और बोल भी क्या दिया इसने, बोल दिया कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, अगर 3 अलग अलग जनों को जिनको अलग अलग भाषा आती है एक कमरे में छोड़ दिया जाए, तो वो क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझ में ही नहीं आएगा। उसी तरह से जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, वो पूरी दुनिया में अगर हमारी एंटरप्राइजेस की किसी को समझ में ही नहीं आएगी, तो हम आपस में बिजनेस कैसे करेंगे। तो इसलिए जरूरी हो गया था कि हमारी जो भाषा है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो सबको अच्छे से समझ में आए। इसलिए हमने IFRS लेके आए। हम का क्या मतलब है, जो बॉडी लेके आई है मैं उससे बोल रहा हूं। चलिए, Thus, business enterprises around the world should not be speaking different language while sharing financial information। क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए therefore there is a need of single set of accounting standard। इसलिए एक ऐसी जरूरत आन पड़ी कि एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना ही होना चाहिए that can unify the accounting practice worldwide, जो पूरी दुनिया में एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चलाए। It is difficult to understand and compare worldwide financial information without a common set of accounting। और जब तक common set of accounting नहीं होगा, पूरी दुनिया में एक दूसरे की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो समझना होगा मुश्किल। The use of single set of high quality accounting स्टैंडर्ड वुड फैसिलिटेट। और अगर आप ऐसा कर देंगे, अगर हम एक सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी दुनिया पे अप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या फैसिलिटी मिलेगी, है ना, इन्वेस्टमेंट में, इकोनॉमिक डिसीजन में, है ना, और मार्केट एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, कम। तो फायदे ही फायदे हैं, इसलिए हमने इसको अप्लाई कर दिया। और किससे अप्लाई किया, IAS जो ओल्ड वर्जन था उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया किससे, IFRS से। Thus, international accounting standard were developed which are being withdrawn। जो पहले डेवलप की गई थी उसको हमने विड्रॉन कर दिया और उसकी जगह हम क्या लेके आ गए, IFRS लेके आ गए। समझ में आ रहा है क्या, यस सर, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, आप पढ़ाते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब है क्या IFRS। वापस से वही बात, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, ये क्या है, सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कॉमन रूल्स, है ना, क्या है, सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉमन रूल सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी। जिससे क्या होंगे, अगर इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे, उससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे आपके कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट और कंपेरेबल, जिसके बारे में हमने जान लिया। IFRS आर इशूड बाय द IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इसने बोला था 2010 में ये बना था। पहले IASC हुआ करता था 73 से 2000 तक, 2001 में IASB आ गया। दे स्पेसिफाई, ये क्या स्पेसिफाई करते हैं, हाउ कंपनी मस्ट मेंटेन एंड रिपोर्ट देयर अकाउंट। कंपनी को किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने चाहिए, किस तरह से उनके जो रिपोर्ट है वो मेंटेन होगी। और क्या बताया, डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट, है ना, और जो ट्रांजेक्शन और इवेंट है उसको भी इसने डिफाइन किया है। IFRS वर एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट ए कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज। और ये किस लिए क्रिएट किया गया, ताकि एक कॉमन अकाउंटिंग जो लैंग्वेज है वो पूरी दुनिया में क्या की जा सके, क्रिएट की जा सके। उससे होगा क्या, सो दैट बिजनेसेस एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो लगातार उस हिसाब से ही बनेंगे और वो रिलायबल भी होंगे, कंपनी दर कंपनी और दुनिया भर दुनिया में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। क्योंकि अब जब सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे तो हमें पता है अकाउंटिंग तो कैसे होगी, सेम होगी। और क्योंकि इतनी भारी भरकम रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करके बनेंगे तो ट्रांसपेरेंट भी होंगे। तो ये सारी चीजें हमारी समझ में आ गई। अब इसने बोला कि जो IFRS है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराने वाले हैं, इनमें क्या फर्क था।
है ना, सॉरी इंड एस, इसमें क्या फर्क है हमारा जो है ना, और जो IFRS अभी आए हैं इसमें क्या फर्क है? तो चलो देखते हैं। पुराना जो एएस था और अभी जो न्यू वर्जन है इसमें क्या फर्क है? तो इसने बोला IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड, बल्कि जो इंडियन गैप था, पहले जो एएस हुआ करता था वो कैसा था? रूल बेस्ड था। क्या फर्क है? ये जो होता है ना, ये आपका फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है? आपका फ्लेक्सिबल होता है। बल्कि ये है ना, ये फ्लेक्सिबल ना होकर क्या होगा? आपका रिजिड होगा। ये कैसा होगा? आपका रिजिड होगा। ये किस पे ध्यान रखेगा? ये आपकी जो सही बात होगी उसको सही बोलेगा, लेकिन ये जो रूल बेस्ड है ना, वो बोल देगा आपको अगर इस रूल से काम करना है तो आपके इसी रूल से काम करना पड़ेगा। और ये लेकिन क्या होते हैं? थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इसलिए जो IFRS है वो अच्छा है। वो कैसा है? थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसलिए बोला गया जो IFRS है वो आपका प्रिंसिपल बेस्ड है, और जो आपका पुराना वाला एएस हुआ करता था वो रूल बेस्ड हुआ करता था। दूसरी चीज, पुराना वाला जो था वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलता था, वो उस कॉन्सेप्ट पे चलता था। और अभी किस पे चला जाता है? आपका फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चला जाता है। किससे? IFRS से। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी इंड एस की और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो चलिए देखते हैं। इंडिया हैज टू ऑप्शन। जब ये अप्लाई हुआ तब इंडिया को दो तरह के जो ऑप्शंस है वो दिए गए। वो दो तरह के जो ऑप्शंस है वो दिए गए। पहला ऑप्शन क्या था? इधर टू अडॉप्ट IFRS एज देयर, या तो जो लंदन में बैठी अथॉरिटी ने, जो लंदन में बैठी अथॉरिटी है उसने IASB है, उसने जैसे के जैसे निकाले, हमें क्या करना था? सीधा सीधा उसको कॉपी पेस्ट कर लेना था। हम क्या कर सकते थे? सीधा सीधा बस बोल देते कि जो IFRS है सेम हमारे भी वो ही अप्लाई होंगे। लेकिन हमने ऐसे नहीं किया। हमने क्या बोल दिया? हमने इस ऑप्शन को चूज नहीं किया। हमने क्या बोला कि हम उनके जैसे के जैसे खुद के रूल्स बनाएंगे, खुद की गाइडलाइंस बनाएंगे। तो हमने क्या किया? ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया और क्या लिख दिया? कन्वर्ट्स द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन लाइन विद IFRS, और हमने इंड एस बना दिया। हालांकि उनके जैसे के जैसे ही है ना, लाइन वाइज उसी तरीके से हैं, लेकिन हमने क्या किया? हमारे खुद का ऑप्शन क्रिएट किया, और वो क्या होते हैं? आपके इंड एस होते हैं। अब बाहर क्या अप्लाई होंगे? IFRS, और यहां पर क्या अप्लाई होंगे? इंड एस। यहां पर क्या अप्लाई होंगे? इंड एस। है वैसे के वैसे ही। पहला ऑप्शन क्या था? उन्हीं को अप्लाई कर दो। हमने कहा हम करेंगे तो वैसे के वैसे अप्लाई, पर उनको अप्लाई नहीं करेंगे, हम हमारी गाइडलाइंस बनाएंगे। It is decided to converge its existing accounting standard with the IFRS. The converged accounting standard with IFRS, है ना, titled, उसको क्या टाइटल दिया गया? Ind AS, have been issued and notified. Need and difference of IFRS and Ind AS are completely same. अब पहले हमने जो IFRS और AS के बीच में जो डिफरेंस पड़ा था वही आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इस चीज को बार बार नहीं पढ़ेंगे। Ind AS है क्या? सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वापस से वही बात, जिसको किसने नोटिफाई किया? कंपनीज एक्ट ने 2013 में क्या किया? इसको नोटिफाई किया। एक अच्छी बात यह है जो इंड एस है ये प्रिंसिपल बेस्ड है, और जो इंड एस है ये भी आपकी फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सर वो तो होनी है, क्योंकि ये है क्या? एक तरीके से है तो जो IFRS है वही तो हमारी इंड एस है। बस हमने सीधा उनको अप्लाई ना करके हमने क्या किया? हमारे रूल्स लेके आ गए। है तो लेकिन सेम वही रूल्स। चलिए अब देखते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं कि जो इंड एस है ये अप्लाई हुए कब और कैसे। ऑन 16 फेब 2015, 16 फरवरी 2015 को जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर्स है, MCA, उसने नोटिफाई किया। क्या 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 नोटिफाई किया? कि हम लेके आ रहे हैं इंड एस। इट नोटिफाई 39 इंड एस, और उसने 39 इंड एस क्या किए? अप्लाई कर दिए। एप्लीकेबल टू सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, और इसने कुछ क्लास ऑफ जो कंपनी है उन्हीं पे एप्लीकेबल किया। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, अब किस डेट को किया वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 1/4/2015 को तो इन्होंने क्या किया? वॉलेंट्री एडॉप्शन का ऑप्शन दे दिया। जो जो करना चाहता है वो कर सकता है। 1/4/2015 को इन्होंने क्या बोला? जिस किसी को भी इंड एस एप्लीकेबल करने हैं वो कर सकता है, नहीं करना चाहते तो पुराने तरीके से आप अकाउंटिंग करते रहिए। लेकिन एक साल बाद जब बहुत जनों ने नहीं किया होगा तो इन्होंने क्या कर दिया? मैंडेटरी ऑप्शन डाल दिया, मैंडेटरी एडॉप्शन डाल दिया, और उसको भी 2 फेजों में डाला। फेज 1 था आपका 1/4/2016, फेज 2 था आपका 1/4/2017। हम पढ़ेंगे पहले फेज 1 के बारे में। चलिए अब यहां पर आपके
फेजेस के बारे में देखते हैं। एक ये बोल रहा है क्लास ऑफ कंपनी, ऊपर इसने बोला था ना क्लास ऑफ कंपनी, है ना, एप्लीकेबिलिटी टू सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, वो यहां पर बता दिया तीन तरह से। एक नॉर्मल कंपनी होगी, एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी होगी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होगी, जिसको शॉर्ट में एनबीएफसी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहां से हो गया हमारा फर्स्ट रोड मैप ऑफ इंडियस ऑन नॉर्मल कंपनी, और पहले किस पे पढ़ रहे हैं हम? नॉर्मल कंपनी पे। अभी हमने क्या देखा? नॉर्मल कंपनी पे, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी पे और एनबीएफसी पे। सबसे पहले नॉर्मल कंपनी पे पढ़ते जा रहे हैं कि किस तरह से एडॉप्ट हुआ। तो सबसे पहले 1/4/2015 को हर नॉर्मल कंपनी को क्या बोल दिया? वॉलंटरी एडॉप्शन। अगर आपकी इच्छा है तो करें, और अगर आपकी इच्छा है तो ना करें। नहीं किया होगा ज्यादा जनों ने। इंडियस कैन बी वॉलंटरी एडॉप्टेड बाय एनी कंपनी, कोई भी कंपनी कर सकती है 1/4/2015 से। और क्योंकि 1/4/2015 है तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया आपका? 15-16। वो कौन सा हो गया आपका? 15-16। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इंडेस को अप्लाई कर लिया, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सर वो क्या बातें? वंस Ind AS voluntarily adopted by any entity, it shall be required to follow the Ind AS for all the subsequent financial statement, all the subsequent years financial statement। अगर आपने 15-16 वाले साल में एक बार वॉलंटरीली भी चाहे किया हो, Ind AS को अडॉप्ट कर लिया, तो आने वाले जितने भी साल हैं सभी सालों पर आपको Ind AS के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आ गई। दूसरी चीज, क्योंकि आप 15-16 में करोगे, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसी है? कंपेरेबल। हमेशा प्रेजेंट वाले ईयर को प्रीवियस ईयर से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जब भी आप देखते होगे, आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, 2 सालों की होती है। इस साल को पिछले साल से कंपेयर करना होता है। जब ये वाली आप अकाउंटिंग कैसे कर लोगे? इन डेज को अप्लाई करते हुए कर लोगे, चाहे वॉलंटरीली करो, तो इसके पिछले वाले साल को भी आपको इन डेज के अकॉर्डिंग वापस से क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कैसे? इन डेज को अप्लाई करते हुए, ताकि आप 15-16 वाले साल को 14-15 वाले साल से क्या कर सको? कंपेयर कर सको। हाँ सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 सालों का है ना, तो 15-16 की, क्योंकि आप चाहे खुद की इच्छा से ही कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो आपके जो Ind AS हैं वो 14-15 पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ताकि आप इन 2 सालों को क्या कर सको? कंपेयर कर सको। Ind AS shall be applied to comparative figure of financial year 14-15 if Ind AS is applied for 15-16। अगर 15-16 पे करोगे तो 14-15 उससे एक साल पीछे भी आपको करना पड़ेगा। If a company voluntarily opt for Ind AS with effect from 1/4/2015, अगर कंपनी शुरुआत में 1/4/2015 को जिस कंपनी ने इसको वॉलंटरी अडॉप्ट कर भी लिया, तो अगर कंपनी ने इसको अडॉप्ट किया तो उसकी जितनी भी होल्डिंग कंपनीज है, सब्सिडरीज कंपनीज है, एसोसिएट कंपनीज है, जॉइंट वेंचर्स है, उन सब पे भी जो Ind AS है वो मैंडेटरी हो जाएगा फॉलो करना। यानी अगर किसी एक ने कर लिया ना, तो उसकी जितनी भी होल्डिंग्स है, सब्सिडरीज है, एसोसिएट्स है, जॉइंट वेंचर्स है, उन सबको भी जो एएस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैंडेटरी लिख दिया, तो सोच समझ के ही किसी ने अडॉप्ट किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब उस समय तो सोच समझ के किया होगा तो क्या है? वैसे भी अगले साल से क्या बोल दिया? मैंडेटरी है। वैसे भी अगले साल से क्या बोल दिया? मैंडेटरी है। कौन से फाइनेंशियल ईयर? अभी हमने बात की थी वॉलंटरी, तो कौन सा था? 15-16 वाला। 16-17 में तो बोल दिया इस वाले साल तो हर हालत में आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ कुछ लिमिट दे दी कि इन लिमिट वालों को ही हर हालत में Ind AS के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करनी होगी। देखते हैं क्या क्या। Ind AS मैंडेटरी अप्लाइज टू ऑल कंपनीज, वो सारी कंपनीज, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो लिस्टेड ना हो, अगर उनका जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, वो सारी कंपनियां चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, अगर उनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है ना, तो उनपे जो Ind AS है वो एडॉप्ट हो जाएगा। Ind AS है वो अप्लाई हो जाएगा। ये वाली बात सर हमें समझ में आ गई। और क्या बोला?
वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये किसके लिए बोला? लिस्टेड के लिए। अब इंडिया में अगर कोई कंपनी है तो चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, 500 करोड़ से नेटवर्थ ऊपर जाते ही आपको हर हालत में इंडियस के अकॉर्डिंग ही अपनी अकाउंटिंग करनी है। और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है वो तो चाहे भारत से बाहर भी है ना, उसको भी करनी पड़ेगी। अब नेटवर्थ क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है आपका नेटवर्थ। वो अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो इंड एस अप्लाई हो जाएंगे। अब वापस से वही बात, इफ Ind AS mandatory apply on any company, it shall required to follow Ind AS for all the subsequent year। अब सेम बात रिपीट हो रही है क्या? एक बार अगर आपने किसी साल Ind AS अप्लाई कर लिया तो अगले आने वाले जितने भी साल होंगे वो आप पर Ind AS एप्लीकेबल रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी अकाउंटिंग करनी होगी। दूसरी बात, चाहे जबरदस्ती ही करनी पड़ी हो, अगर 16-17 वाले साल को अगर आप Ind AS कर रहे हो तो इसको कंपेयर किससे करेंगे? 15-16 से करेंगे ना, तो इस वाले साल भी आपको क्या करना है? Ind AS की अकाउंटिंग करनी होगी। सर हमने तो एडॉप्ट ही आज किया है, चाहे आज किया हो, पिछले साल की भी आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है Ind AS के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे ताकि हम इन 2 सालों को कंपेयर कर सकें। और वापस से वही बात, क्या Ind AS एक बार अप्लाई हो गए किसी कंपनी पे तो उसकी जो होल्डिंग है, उसकी जो सब्सिडरी है, उसकी जो एसोसिएट है, उसकी जो जॉइंट वेंचर है, उन सब पे भी जो Ind AS है वो अप्लाई हो जाएगा। सर मान लीजिए किसी एक कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 600 करोड़ है, लेकिन उसकी होल्डिंग की और उसकी सब्सिडरी की 200 करोड़ ही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक कंपनी की अगर 500 करोड़ से ज्यादा हो गई, उस पे Ind AS अगर एप्लीकेबल हो गया तो चाहे कम ही क्यों ना हो, उसकी होल्डिंग पे, सब्सिडरी पे, एसोसिएट पे और जॉइंट वेंचर है, उन सब पे Ind AS एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है सर, इसीलिए बोला shall have to mandatory adopt Ind AS irrespective of the नेटवर्थ। नेटवर्थ से फिर कोई लेना देना नहीं है, उन सब पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्या है आपका? फेज सेकंड। अभी हम किस पे चल रहे हैं? अभी हम नॉर्मल कंपनी की ही बात कर रहे हैं। क्या बोला? तो सबसे पहले बोला 1/4/2015, 15-16 वाले साल वॉलेंट्री एडॉप्शन, 1/4/2016, 16-17 वाले साल क्या बोला? मैंडेटरी एडॉप्शन। मैंडेटरी कब होगा? अगर 500 से नेटवर्थ क्या हो? ज्यादा हो। उसके बाद इन्होंने पहले बड़ी कंपनियों को लपेटे में लिया, उसके अगले साल छोटी कंपनियों को भी लपेटे में ले लिया, ये एवरेज कंपनियों को मान लो। कब से? तो ये हो गया 1/4/2017, यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 17-18। क्या बोला? जितनी भी आपकी लिस्टेड कंपनीज है वो चाहे 500 से ज्यादा हो चाहे 500 से कम हो, उन सभी पे जो Ind AS है वो मैंडेटरी अप्लाई हो जाएंगे। सारी लिस्टेड कंपनीज चाहे 500 से ज्यादा हो चाहे 500 से कम हो, उन सभी पे जो Ind AS है वो एप्लीकेबल। ठीक है सर, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी अगर है ना, उस पे हम तब ही हमारा Ind AS अप्लाई करेंगे, है ना। वो 500 से ज्यादा है तो पहले ही हो गया होगा। अगर अब 500 से कम भी है ना, लेकिन 250 तक अगर है तो उस पे भी Ind AS एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी अगर लिस्टेड है तब तो Ind AS होगा ही होगा। अनलिस्टेड है तो 500 से ज्यादा पे तो पहले ही हो गया था, अब 500 से कम लेकिन 250 से जाके बीच में जो होगा ना, उस पे Ind AS एप्लीकेबल हो जाएंगे, इफ Ind AS मैंडेटरी अप्लाई ऑन कंपनी, इट शैल रिक्वायर्ड टू फॉलो Ind AS फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर। और वापस से वही बात, किसी साल अगर आप पे Ind AS एप्लीकेबल हो गए, हर साल Ind AS आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी बात, एक बार अगर Ind AS एप्लीकेबल हो गए किसी एक कंपनी पे तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर जो है, उन सब पे मैंडेटरी Ind AS एप्लीकेबल हो जाएंगे और उनको Ind AS को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनके नेटवर्क से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां तक बात समझ में आई? यस सर, यहां तक हमें जो बात है वो समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे है ना, नॉर्मल कंपनी के बाद में बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। इनका मैंडेटरी एडॉप्शन एक ही सिंगल डेट को दे दिया, कब? 1/4/2018 को। फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 18-19।
इंड एस मैंडेटरी अप्लाई टू बोथ कंसोलिडेट एंड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों पे ही अप्लाई कर दिया है ना। किस किस पे, अगर जो इकट्ठी आप बैलेंस शीट बनाते हैं ना उस पे भी, और इंडिविजुअल जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है ना उनको भी इंड एस के अकॉर्डिंग बनाना है, और इन सब की इकट्ठी जो एक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पे भी जो इंड एस है वो एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या कर लेना, रीड कर लेना। अब मैं देखता हूं उसकी लिमिट क्या है। ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड हैविंग ए नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़, नेटवर्थ कितनी, 250 करोड़। अगर 250 करोड़ की जो नेटवर्थ है अगर उसको एक्सीड कर जाती है, अगर 250 करोड़ की जो नेटवर्थ है या उससे ज्यादा अगर एक्सीड कर जाती है तो इनको भी क्या करवानी पड़ेगी, मैंडेटरी इंड एस के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करवानी पड़ेगी। क्लियर है, ये सर में क्लियर है। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, एनबीएफसी के बारे में। सबसे पहले हमने बात की नॉर्मल कंपनी के बारे में, फिर हमने बात की इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज के, बैंकिंग कंपनी के बारे में। अब हम आ रहे हैं एनबीएफसी में। इनको कब बोला, तो इनको भी 1/4/2018 को यानी 18-19 वाले फाइनेंशियल ईयर को बोला। सेम बात बोली कि इंड एस इंडिविजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी अप्लाई होंगे और जो कंसोल पे भी अप्लाई होंगे, और अगर किसी एनबीएफसी पे ये अप्लाई हो गए तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जो जॉइंट वेंचर है उन पे भी ये अप्लाई होंगे ही होंगे। लिमिट क्या है, तो इसकी लिमिट बोली ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, चाहे लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो, लेकिन अगर उसकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसको जो इंड एस है वो एडॉप्ट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करनी होगी। इंश्योरेंस और बैंक में वो लिमिट कितनी थी पहले, 250, लेकिन यहां पर कितनी थी, 500 या उससे ज्यादा। लेकिन इसका दूसरा फेज भी आया, एनबीएफसी का तो दूसरा फेज भी आया, उसमें क्या बोल दिया, उसमें वापस से बोल दिया 1/4/2019 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कि अगर लिस्टेड कंपनी है इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया, और अगर उसकी चाहे 500 से कम भी हो तो भी उसको क्या करना है, जो इंड एस है वो एडॉप्ट करना होगा। लेकिन अनलिस्टेड अगर कंपनी है और उसकी जो नेटवर्थ है वो 500 से 250 के बीच में, उसको तो तभी करनी है, उसको तो तब ही करनी है। तो यहां पे हमारे ये दोनों फेज एनबीएफसी के खत्म हो गए। उससे पहले हमने देखा था बैंक और इंश्योरेंस, और उससे भी पहले हमने देखा था नॉर्मल कंपनी। नॉर्मल कंपनी में पहले वॉलेंट्री वाला था, वॉलेंट्री के बाद में नॉर्मल वाले के, वॉलेंट्री के बाद में मैंडेटरी वाले के भी 2 फेजेस हमने पढ़े थे। क्लियर है, ये सर हमारा बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये है लिस्ट आपका किसका, इंड एस की। इनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, इनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, नहीं तो ये इतने बड़े बड़े हैं 2 महीने इनमें ही लग जाएंगे। तो करना क्या है सर, आपको याद करना है इनका नंबर से इनका नाम। जैसे मैं क्वेश्चन आएगा इंड एस 101 किसका है, तो वो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एस। जैसे उसने बोल दिया इंड एस 105 किसका है, तो आपको पता होना चाहिए ये है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो यानी आपको इनके नाम और इनके जो नंबर है वो लर्न करने हैं। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। मैं जो ये मेरे पास है ये भी आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आप नेट पे या जो बुक्स है उनमें से भी इनको लर्न कर सकते हैं। ये देखिए, ये इंड एस की पूरी लिस्ट थी। हाँ सर, हमने देख ली, हमें समझ में आ गई। ये आपकी एएस की लिस्ट है, और एएस के साथ में कौन से हो गए आपके, आईएफआरएस भी हो गए, आईएफआरएस भी हो गए, और यहां पर ये हो गया हमारा चैप्टर, और यहां पर ये हो गया हमारा चैप्टर दी एंड। दी एंड क्या आपको समझ में आया? यस सर, हमें समझ में आया। आपने कोशिश तो बहुत अच्छी की, पर साथ में हमें समझ में भी आया, और नहीं भी आया तो हम आपको कमेंट करेंगे, उसमें आप और अच्छे से हमारी मदद कर देना। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।